हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ भारत के संविधान का इतिहास पार्ट वन ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगा। तो चंदन एजुकेशन पॉइंट पे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ संविधान का मूल इतिहास। तो सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो संविधान का जो इतिहास शुरू हुआ है उसको हम दो भाग में समझते हैं। जो संविधान का जो विकास हुआ है भाग वन और भाग टू मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है उस समय से लेकर 1858 ईस्वी तक, फिर भाग टू में 1858 से लेकर 1935 ईस्वी तक। तो भाग वन में हमने पढ़ा चार्टर अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, द्वैत शासन आदि सब पढ़ा। और ये जो है केंद्रीकरण, ये विशेष था, इसमें कंपनी चलाती थी, भारत पर शासन कंपनी शासन करती थी। और भाग टू में है ये यहाँ पे भारत सरकार का अधिनियम, भारत सरकार का जो शासन अधिनियम है वो भी केंद्रीकरण पर, मतलब ये गांव लेवल से ये काम किया जाता है एकदम। तो आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि 1858 से जो भाग टू है वो उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, आगे कैसे कैसे बदला हुआ है संविधान का इतिहास जो बनते गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करूँ जो 1858 ईस्वी का जो शासन अधिनियम है, चार्टर अधिनियम, उस समय का जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये जो है इस कानून का लाने का जो मेन मकसद है वो है भारत शासन को अधिक अच्छा बनाने के लिए, भारत का जो शासन उसको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए इस कानून को लाया गया था। तो इसमें जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड डर्बी, एंड जो रानी थी, क्वीन थी, और वो थे महारानी विक्टोरिया। तो इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियाँ, जैसे भारत का शासन जो कंपनी चलाती थी उससे लेकर ब्रिटिश राजशाहों को दे दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब जो अब जो महारानी है वो उसको रेगुलेट करेगी, कंट्रोल करेगी, डेट मीन शासन करेगी। तो इस कानून में 1858 के कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानता हूँ। इसमें बताया गया है कि जो 1784 की जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें जो द्वैत शासन था, जैसे अभी भी भारत में द्वैत शासन प्रणाली है, पहला है केंद्रीय और दूसरा है राज्य। तो 1784 ईस्वी का जो द्वैत शासन है उसको, उस प्रावधान को वो समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और भारत का शासन चलाने के लिए और बेहतर चलाने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत राज्य सचिव का पद जनरेट किया गया। और ये भारत का जो राज्य सचिव होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होना चाहिए। यह ब्रिटिश संसद के प्रति अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो कि एक सलाहकार समिति थी। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, मतलब उसमें जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। और जो अंतिम गवर्नर जनरल हुए वो है लॉर्ड कैनिंग, और जो प्रथम वायसराय पहला वो है लॉर्ड कैनिंग। फिर आता है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इस समय के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और मंत्रिमंडल व्यवस्था, मतलब ये जो 1861 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम है, इस समय का जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसी के समय में मंत्रिमंडल व्यवस्था, मतलब जो डिपार्टमेंट जो सिस्टम है, जैसे गृह मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, सैनिक कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि, इस सब का नींव डाला गया और इनका श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। और एक कार्यकारी परिषद में जो मैक्सिमम 12 और कम से कम 6 लोगों को मतलब एडिशनल सदस्य की यहाँ व्यवस्था कर दी गई। मतलब जो पहले यहाँ पे 15 सदस्य थे इसकी सहायता के लिए, तो इसमें और ऐड कर दिया गया। और इसका जो है इसका मनोनीत वायसराय करेगा, जैसे अभी राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सीट और लोकसभा में 2 सीट, उसी प्रकार से इसमें भी 12 और 6 कर सकते थे कम से कम। और जो कार्यकारी परिषद है वो विधान परिषद हो गया। और शासन का जो विकेंद्रीकरण शुरू हो गया, क्योंकि अब ये एक शासन अब स्टार्ट हो गया गांव लेवल पे। तो बंगाल में 1862 ईस्वी में, पंजाब में 1897 ईस्वी में, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 ईस्वी में विधान परिषद का गठन हुआ है। ऐसे तो अभी भारत में 6 गो विधान परिषद है, विधानमंडल में विधान परिषद 6 राज्य में है। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर तो यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिस वजह से अब नहीं है। और वायसराय जो है आपत्तिजनक स्थिति में अध्यादेश, मतलब ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, जिस प्रकार से अभी राष्ट्रपति अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत कर सकता है। अगर संसद का
मतलब सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय में ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जिस प्रकार से अभी कृषि कानून भी लाया गया था आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति, उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया गया। फिर गवर्नर जनरल जो वायसराय है उसका जो कार्यकारिणी पे उसका क्षेत्र में कि वो क्या क्या काम करें उसमें, और उसमें विस्तार किया गया और सदस्यों की संख्या 4 से 5 कर दिया गया, जिसमें से 3 सिविल सर्विस रहेंगे और दो में से एक भारत का 5 वर्ष विधि मतलब कानून का अनुभव होना चाहिए, उसमें से एक व्यक्ति रहेंगे। 1862 में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। फिर आता है 1873 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करने का प्रावधान किया गया। ईस्ट कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी हम समाप्त कर सकते हैं, इसका यह प्रावधान किया गया। और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया ऑफिशियली। और 1876 में शाही उपाधि अधिनियम, मतलब 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को ही एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री मतलब क्वीन ऑफ इंडिया घोषित किया गया। वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार निर्वाचन पद्धति की बात सामने रखी गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर मतलब जनहित देने के लिए अधिकृत किया गया, लेकिन मतदान और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था उसमें। भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और अधिक शक्तिशाली बनाना विधान परिषद को नए सदस्य जोड़े गए और 40% गैर सरकारी भी इसमें ऐड किए गए। फिर आता है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। जो मार्ले थे वो भारत के सचिव थे और जो मिंटो थे उसमें के वायसराय थे। तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार है ये अरुंडल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी का अरुंडल समिति। अगर कोई भी चीज़ नया योजना आता है या कानून आता है तो किसी समिति के तहत ही आता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया इसको। सबसे पहले भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया इसमें, जिसमें से 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन वील ग्रामी और दूसरे थे केसी गुप्ता, और दोनों को ही इंग्लैंड में नियुक्ति मतलब ज्वाइनिंग किया गया, नियुक्ति मिला। और ये इनडायरेक्ट चुनाव की प्रणाली इसी के तहत मार्ले मिंटो सुधार के तहत ये किया गया। इसे अप्रत्यक्ष चुनावी प्रणाली के यहाँ से शुरुआत हुई है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव इलेक्शन सिस्टम का। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी का मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जो मांटेग्यू थे वो भारत का सचिव थे और चेम्सफोर्ड वो वायसराय थे उस समय। और 1919 ईस्वी में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो तो अलग है, उस समय बाद में बताऊंगा। इससे पहले इसमें क्या क्या प्रावधान दिया गया उसके बारे में बात करता हूँ। प्रांतों में द्वैत शासन में डायर की पद्धति की शुरुआत की गई। जिस प्रकार से इस समय में केंद्रीय और राज्य है उसी प्रकार से उसमें स्टार्ट किया गया। जो प्रांतीय विषय है उसको 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसफर्ड है वो गवर्नर का शासन होगा उस पर, और उन मंत्रियों की सहायता लेता था। जो गवर्नर है वो मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, म्यूजियम, स्थानीय स्वायत्त शासन आदि। ये सब ट्रांसफ़र विषय में रखा गया। हस्तांतरित विषय में, आरक्षित विषय में जैसे गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद का प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और इसमें किस प्रकार के जो रिजर्व सब्जेक्ट रखे गए थे, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस, फाइनेंस, जुडिशरी, जलमार्ग, सिंचाई, कारखाना, बिजली, पुलिस सर्विस आदि, ये पब्लिक सर्विस आदि ये सब रिजर्व सब्जेक्ट में रखे गए थे। केंद्र में 2 सदनीय थी, उच्च सदन, निम्न सदन। जिस प्रकार से अभी उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है, इसी प्रकार से उच्च सदन राज्य परिषद में 60 मेंबर थे और निम्न सदन विधानसभा उसमें में 145 मेंबर थे, जिसमें से 104 लोगों का निर्वाचित इलेक्शन डायरेक्ट किया जाता था और 41 मनोनीत होते थे 3 वर्षों के लिए, और जो मनोनीत करता था वो वायसराय करता था।
और 1919 में ही सांप्रदायिकता मतलब पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार कर दिया गया। कहने का मतलब जो 1909 ईस्वी में पार्लियामेंट सुधार में जो स्पेशल सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा था, और इस समय में क्या गया कि अब आप उसमें सिर्फ मुस्लिम लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था पार्लियामेंट सुधार में। अब 1919 ईस्वी में इसमें अब किसी भी धर्म के लोगों को बहुत मताधिकार देने का ये प्रावधान किया गया। और ये क्योंकि वो पार्लियामेंट सुधार वो इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था, ये डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई, लेकिन वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। जो केंद्रीय बजट है उसको राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। उसको अधिकार दिया गया कि जो राज्य होगा वो अपना बजट खुद तैयार करेगा। और भारत का जो सचिव है, भारतीय सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, और एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। लेकिन 1927 में साइमन कमीशन आने से बाधित हो गया। एक हाई कमिश्नर का नियुक्ति किया गया था 1919 ईस्वी में, लेकिन एक आयोग गठन किया गया जिसका काम था कि 10 वर्ष के बाद अपना रिपोर्ट करना था। 10 वर्षों के बाद 10 वर्ष तक वो अपना ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बाद 10 वर्ष के बाद वो रिपोर्ट करेगा अथॉरिटी के पास। लेकिन उनमें बीच में ही इंटरप्शन आ गया, 1927 में ही साइमन कमीशन आ गया था, जिस कारण से ये बाधित हो गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। द्वैत शासन प्रणाली को 1935 के बाहर शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। फिर है भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी, क्योंकि अभी जो भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा 1935 ईस्वी से ही लिया गया। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी में से लगभग 70% भाग उसमें लिया गया है, जो अभी जो कानून है भारत का। 1987 ईस्वी के साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटेन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के प्रस्ताव प्रस्तुत के आधार पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। क्योंकि जो 1930, 31 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गांधी जी तो गोलमेज सम्मेलन 2 में शामिल हुए थे, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने तो तीनों में शामिल हुए थे। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो अखिल भारतीय संघ है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन है, उसका स्थापना किया गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत के लोग 6 कमिश्नरी और देसी रियासतों को एक इकाई की तरह माना जाएगा। मतलब देसी रियासत मतलब 51 उसमें था। यह संघ आधे से अधिक रियासतों की इच्छा पर आधारित था, मतलब कि जो रियासत है वो उसमें मिलना चाहता है नहीं मिल जाता, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया गया। इसी प्रकार से जो अमेरिका जो देश है, अमेरिका जो कॉन्टिनेंटल है, वो फेडरेशन है, क्योंकि वहाँ से जब चाहे कोई भी राज्य या कोई भी देश वहाँ से निकल सकता है। लेकिन भारत यूनियन है, भारत जो यूनियन है, यूनियन का बना, वो भी संघ है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में यूनियन है। यूनियन से मतलब होता है कि बस शामिल हो सकता है, टूट नहीं सकता है। और दूसरा क्या प्रावधान किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता ऑटोनोमस का शुरुआत किया गया, पंचायती राज आदि। संघ सूची के विषय को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय में रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक आदि सब होंगे, और इनका जो प्रशासन है वो मतलब वायसराय अपनी परिषद की सहायता से करता था, जो कि भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और हस्तांतरित विषय में इनका प्रशासन मंत्रियों की सरकार द्वारा होता था और संघीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय स्वायत्तता ऑटोनॉमी प्रोविंसेस, प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण करने के आत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दे दिया गया कि अपना कानून खुद बना सकते हैं। प्रांतीय गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने लगा, और अब वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रहा। और 5वां, केंद्र में द्विसदनीय बाइकैमरल लेजिस्लेटिव विधायिका, जैसे लोअर हाउस एंड अपर हाउस, संघीय विधानसभा और राज्यसभा।
संघीय विधानसभा में 375 सीट, जिसमें से 250 निर्वाचित ब्रिटिश प्रांत से थे और 125 नामांकित देशी रियासत से थे। और राज्यसभा में 260 में से 156 निर्वाचित द्वारा और 104 मनोनीत द्वारा। जैसे अभी 250 सीट लेकर 245 ही, उसमें अभी सीटें फुल है। फिर है प्रांतीय विधायिका, जिसमें 11 प्रांत है, 6 प्रांत है द्विसदनीय विधायिका विधानमंडल से, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस थे। अपर हाउस विधान परिषद और लोअर हाउस विधानसभा। और 5 प्रांत है एक सदनीय विधायिका से थे। और 7 शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची शक्तियों का विभाजन किया गया इसमें, मतलब संघ सूची, राज सूची, सममूर्ति से जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो संघ सूची में 59 विषय रखा गया, राज्य सूची में 54 विषय, सममूर्ति सूची में 36 विषय, 36 सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित किया गया। 8वां है अवशिष्ट शक्तियाँ, जो रेसिडुअल जो पावर होता है एक्स्ट्रा, जैसे वो अभी के हिसाब से बात करें तो राष्ट्रपति के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, प्लस आपातकालीन अधिकार वायसराय को दिया गया। जिस प्रकार से भी राष्ट्रपति के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है कि कभी भी किसी भी जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, अंतर्राज्यीय कानून बिल का बोलते उल्लंघन हो रहा है या फिर बाह्य आक्रमण हो रहा है, तो वो राष्ट्रपति आर्टिकल 352, 56, 60 के तहत आपातकाल लगा सकता है। वो सब अवशिष्ट शक्तियाँ है। फिर है 9वां है संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया, और जो इसमें है एक चीफ जस्टिस प्लस 7 अदर मेंबर रहेंगे। तो पहला जो चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के संघीय न्यायालय के, वो थे मॉरिस गवायर, और इसका जो नियुक्ति है ब्रिटिश जो राजा या रानी होगा वो करता था। संघ एवं प्रांतीय विधायकों में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। आंग्लीय, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और हरिजन को भी इसमें शामिल किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 ईस्वी में। 1935 ईस्वी का कानून के तहत ही 1937 में से अलग कर दिया गया। भारत परिषद का अंत किया गया। इस अधिनियम को प्रस्तावना का अभाव था। 1935 ईस्वी के एक्ट में, मतलब 1935 ईस्वी के जो ये कानून जो बनाए थे उसमें 451 धाराएं थे और 15 परिशिष्ट थे। अंतिम अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया और सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था, जिसमें आर्टिकल 321 थे, शेड्यूल 10 थे, पार्ट 14 थे। फिर है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत वहाँ से अप्रूवल मिल गया। और इस अधिनियम में 20 धाराएं थे। और इसी तरह से भारत का विभाजन किया गया और 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया। दोस्तों, एक ऐसा लगा आज का वीडियो ये। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इससे कि भारत संविधान का विकास और कैसे हुआ और कैसा रहा उसके बारे में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना चंदन एजुकेशन पॉइंट पे। थैंक यू, जय हिंद।